हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियसली हमने सोशलाइजेशन जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज हम इसको डीपली जो है डिस्कस करते हैं कि सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उनका एग्जैक्टली क्या और कैसा रोल रहता है बच्चे की हर डेवलपमेंटल स्टेज में। ठीक है, तो जो सबसे पहली स्टेज हम कह रहे हैं सोशलाइजेशन में, वो आती है इन्फेंसी स्टेज। क्यों हम इन्फेंसी को क्यों फर्स्ट स्टेज कह रहे हैं समाजीकरण के दौरान? क्योंकि जो प्रीनेटल, जो इससे पहली स्टेज होती है, जो प्रीनेटल स्टेज होती है, उसमें बच्चा अब इसने जन्म ही नहीं लिया है, तो उसका समाजीकरण होगा कैसे? समाजीकरण क्या कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो बच्चा है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसको कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे उसको बातचीत करनी है, कैसे बड़ों के साथ बातचीत करनी है, कैसे छोटों के साथ बातचीत करनी है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट परिवेश में उसको कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें किस में आती है? सोशलाइजेशन में आती है, समाजीकरण में आती है। तो अब जो फर्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन की, वो क्या है? इन्फेंसी है। अब इन्फेंसी यानी जो शैशव अवस्था है, उसमें प्राइमरी रोल समाजीकरण का वो क्या रहता है? सारा फैमिली का रोल रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी घर से बाहर उसने निकलना नहीं सीखा है, वो 2 साल का ही है, बस 0 से 2 ईयर में इन्फेंसी स्टेज है। तो क्या बोलता है कि जो फैमिली है ना, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। सबसे पहली एजेंसी, मतलब सबसे पहली जो सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की जो एजेंट बनता है सबसे पहला, वो कौन बनता है? हमारी फैमिली बनती है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा अभी जो इंटरेक्ट करना उसने सीखा है, वो अपनी फैमिली से स्टार्ट करता है इंटरेक्ट करना। अपने पेरेंट्स से करेगा इंटरेक्ट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, सिबलिंग से। तो यहाँ से बच्चा कुछ कोर वैल्यूज सीखता है। फैमिली से बच्चा क्या सीखता है? कुछ कोर वैल्यूज सीखता है, जैसे आपस में कोऑपरेट कैसे करके रहना है, या फिर टॉलरेंस की वैल्यू वो सीखता है। सेल्फ सेक्रीफाइस सीखता है, पेरेंट्स कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए। ठीक है, लव एंड अफेक्शन जो है, यहीं से उसको पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स कितना ज्यादा अफेक्शनेटली वो रहते हैं आपस में, वो एक दूसरे को कितने रिस्पेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें उसको अपनी फैमिली से ही सीखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए जो फैमिली को हम क्या बोलते हैं? क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज भी बोला गया है फैमिली को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कहता है कि अपने लाइफ के जो फर्स्ट लेसन हैं, जैसे कि इमिटेट करना, हैबिट्स को, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी हैबिट्स को क्या करने लगता है? इमिटेट करता है बच्चा। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे जो पापा जो शेविंग वगैरह करते हैं, तो वैसे बच्चा क्या करेगा? रेजर उठा के वो भी बोलेगा मैं भी शेविंग करूंगा। या फिर मम्मी जैसे रेडी होती है, वैसे लड़कियां बोलती हैं कि मेरे को भी वैसे रेडी होना है। तो क्या करता है? वो इमिटेट करता है उनकी हैबिट्स को। कस्टम्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में उसको पता चलता है उसकी फैमिली मेंबर से। ठीक है, फिर जो इस स्टेज में जो सोशलाइजेशन है, वो कैसे हमारी रहती है? इनफॉर्मल रहती है। क्यों रहती है इनफॉर्मल? क्यों कह रहे हैं हम कि समाजीकरण यहाँ पे इनफॉर्मल समाजीकरण हो रहा है? क्यों? क्योंकि बच्चे ने अभी स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, मतलब एक फॉर्मल सेटिंग में उसने पार्टिसिपेट करना अभी स्टार्ट नहीं किया है। मतलब उसको एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही है कि भाई ये डिसिप्लिन होता है, ये जो है मॉरल वैल्यूज होती है, ये ऑनेस्टी होती है, ये सारी चीजों की उसको हम ऐसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे के हम नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली तो वो सीख ही रहा है सब कुछ, लेकिन कैसे सीख रहा है? वो इनफॉर्मली सीख रहा है। तो जो फैमिली है वो एक मिनी सोसाइटी होती है, मतलब समाज का एक छोटा रूप होती है फैमिली। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो क्या रहती है? हमारी चाइल्डहुड स्टेज है, 2 to 10 ईयर। इसमें हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड दोनों स्टेजेस आ जाती है। तो अब यहाँ पे जो समाजीकरण हो रहा है ना बच्चे का, वो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या? जेंडर सोशलाइजेशन यहाँ पे होता है, यानी जेंडर आधारित समाजीकरण बच्चे का होता है। अब जेंडर आधारित समाजीकरण से हम क्या समझते हैं? कि बच्चे को ये नॉलेज होने लग जाती है कि मैं एक बॉय हूँ और मैं एक गर्ल हूँ। आई एम अ बॉय एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ गर्ल। ठीक है, और उसको ये भी समझ आने लग जाती है कि मैं एक बॉय हूँ तो मैं उम्र भर एक लड़का ही रहूंगा। ठीक है, मैं लड़की नहीं बन जाऊंगा। मतलब ऐसी ऐसी जो उसकी समझ है यहाँ से विकसित होने लग जाती है अर्ली जो चाइल्डहुड पीरियड है उसमें। तो जो फैमिली है ना, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंसी होती है यहाँ पे भी किसका? जेंडर सोशलाइजेशन का। वो अपनी मदर को देखता है, ठीक है, अपने फादर को देखता है, अपने चाचा चाची, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है, और इनसे वो क्या सीखता है? कि भाई ये लोग कुछ स्पेशल, जो जो मदर है उनका कुछ अलग रोल है घर में, जो फादर है उनके कुछ अलग रोल्स हैं।
तो वो इन चीजों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उनको ऑब्जर्व करने के बाद उनको इमिटेट करने की भी कोशिश करता है वो, ठीक है। तो यहाँ से उसको जेंडर के बारे में जो है नॉलेज होने लगती है, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, जेंडर सोशलाइजेशन बोलेंगे। उसको जेंडर रोल्स के बारे में पता लग जाता है। तो जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर रोल्स मतलब जो सोसाइटी ने कुछ रोल्स डिसाइड कर रखे हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स ये काम करेंगे, या फिर मैन एंड वुमेन जो है इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई जो मैन है वो मान लो मैन के कुछ काम है जैसे कि वो ब्रेड विनर या फिर ब्रेड अर्नर रहेगा, या जो वुमेन है वो घर का काम करेंगी, या वो गृहिणी एज अ मतलब चाइल्ड को वो क्या करेंगी, उसकी परवरिश में या उसको संभालेंगी, उसमें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये कुछ जेंडर रोल्स बच्चे को पता लगने लग जाते हैं कि मम्मी का क्या काम है, पापा के क्या काम है, ऐसे करके। तो जो बॉयज हैं, एग्जाम्पल लेता है यहाँ पे, जो बॉयज हैं वो कुछ ऐसे जेंडर रोल्स मतलब जो मेल उसके घर में, या जो मेल वो अपने पड़ोस में सोसाइटी में देखता है, उनके जो रोल्स हैं, तो बॉयज उनको इमिटेट करने लग जाता है। और जो गर्ल्स हैं वो अपनी मदर के या अपनी दादी के या अपनी बुआ, जिनको भी वो देखती हैं, जिन भी फीमेल को वो देखती हैं, उनके जेंडर रोल्स को वो अनुकरण, उसका इमिटेशन करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि जो गर्ल्स हैं उनको अक्सर जैसे किचन का काम करने के लिए, या फिर बॉयज हैं उनको फादर की बैकयार्ड में हेल्प करने के लिए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे किसको लीड करती है, ये सारी चीजें लीड करती है हमारी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। किसको, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। अब यहाँ पे कुछ जेंडर रोल्स मतलब बच्चों के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं कि जैसे जो लड़का है वो हमेशा वो उसको ज्यादातर ऐसे डार्क कलर्स, ब्लू कलर हो गया या फिर ऐसे ब्लैक कलर, ऐसे डार्क कलर पसंद आएंगे। या फिर जो गर्ल है वो हमेशा पिंक या फिर लाइट कलर्स को वो प्रेफर करेगी, ठीक है। या फिर जो बॉयज हैं वो हमेशा फुटबॉल या फिर ऐसी गेम्स से वो खेलेंगे जो फिजिकल एक्सरसाइज रिलेटेड गेम्स है, जैसे गन वगैरह या फिर स्केट्स वगैरह से खेलेंगे। और जो गर्ल है वो ज्यादातर ऐसे किचन सेट, डिनर सेट, डॉक्टर सेट, ये सारी चीजों से खेलेगी, या फिर डोल वगैरह, बारबी डोल से खेलेगी, ठीक है। तो इसी जो स्टेज पे ना बच्चे को जेंडर बेस्ड डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे जो है महसूस करने को मिलता है, जैसे कि हेल्थ केयर या फिर न्यूट्रिशन या फिर एजुकेशन के सेंस में। बिल्कुल आज भी हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जेंडर को लेके लोगों में बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग है कि भाई जो गर्ल्स हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है, जो बॉयज हैं उनको बाहर जाके कमाना है तो उनको ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन दो पहले से, या फिर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए क्योंकि जो बॉय है वो गर्ल या फिर उसकी जो फीमेल है, फीमेल मेंबर्स जो हैं उसकी फैमिली में, तो उनकी प्रोटेक्शन करनी उसको पड़ेगी। तो इसलिए मतलब बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं, तो इनके बारे में भी यहाँ पे जो बच्चा है उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लगता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी जो ये रूढ़िवादिताएं जो हैं इनके बारे में बच्चे को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नॉलेज होने लग जाएगा। तो जेंडर स्टीरियोटाइप से यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या कि कुछ सोसाइटी ना कुछ एजम्पशंस कर लेती है कि भाई ये तो मेल के रोल होंगे और ये फीमेल के रोल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फीमेल है मान लो वो बहुत ज्यादा टेंडर है, बहुत ज्यादा नाजुक है, तो वो ज्यादा मतलब ऐसे बाहर से रिलेटेड या फिर घर से बाहर जाके वो ऐसे काम नहीं कर सकती हैं। तो ये कुछ रोल मतलब ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी में। हालांकि आज के टाइम में ये स्टीरियोटाइप्स काफी कम होते जा रहे हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा होते थे। तो ये स्टीरियोटाइप्स जो है बच्चे को बहुत ही अर्ली एज में इनका अनकॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियसली उसके माइंड में ये चीजें बैठने लग जाती हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है सोसाइटी को, ठीक है। बच्चा कोई पैसिव बीइंग नहीं है, वो बिल्कुल एक्टिव बीइंग है और वो क्या करता है, बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है सोसाइटी को। वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वर होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है वो चीजों को लेके, ठीक है। तो जैसे कि ये कुछ स्टीरियोटाइप्स अगर हैं कि भाई जो विमेन है वो हमेशा केयर गिवर्स ही रहेंगी, मतलब घर पे रहेंगी, घर का ध्यान रखेंगी एज अ गृहिणी, और जो मैन है वो लीडरशिप का रोल वो हमेशा प्ले करेंगे। विमेन जो है वो पैसिव होंगी, मतलब ज्यादा डिसीजन मेकिंग या उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। या फिर जो विमेन है वो मैथ्स में बिल्कुल भी गुड नहीं होती है, जो मेन है वो मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब काफी कुछ है कि विमेन वीक होती हैं और जो मेन है वो स्ट्रोंग होते हैं, या फिर विमेन है जो वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं और जो मेन है वो रोते नहीं हैं। तो ये कुछ क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो हमेशा मेन
को दिखाएंगे या शो करेंगे, ऐसा हमारी बुक्स में भी, या फिर आपने कभी ऑब्जर्व किया जो पुराने जो करिकुलम की बुक्स जो होती थी तो उसमें ऐसा दिखाया जाता था कि नर्स जो है हमेशा वो विमेन उसका रोल प्ले करेगी। तो ये कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे यहाँ पे, और बच्चा इनको क्या करने लग जाता है, वो इनको धीरे धीरे वो भी ग्रहण करने लग जाता है, धीरे धीरे वो भी इन्हीं स्टीरियोटाइप्स में क्या अपने आप को ढालने लग जाता है, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि यही सच है और यही ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रोल आता है किसका, स्कूल का रोल आता है किसमें, समाजीकरण में। क्या कहता है कि स्कूल है ना जो वो एक मिनिएचर सोसाइटी है, यानी कि एक समाज का एक छोटा रूप होता है। क्यों होता है समाज का एक छोटा रूप स्कूल, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से, डिफरेंट रिलीजन से और डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस, यानी जो आर्थिक स्थिति उनकी रहेगी, जो जिस घर से जिस परिवार से वो आते हैं वो सबकी क्या है, डिफरेंट है। और वो सब इकट्ठा हो रहे हैं कहाँ पे आके, स्कूल में आके, और वो आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, मतलब वो साथ रहना सीखते हैं। यहाँ पे वो क्या सीखते हैं, दे लर्न टू एडजस्ट टू द सोसाइटी, में वो एडजस्ट करना सीखते हैं। और यही बात तो उनको स्कूल के बाहर भी सीखनी है, तो इसलिए स्कूल को इसने क्या बोला है, एक मिनिएचर सोसाइटी का यहाँ पे स्कूल को नाम दिया गया। नेक्स्ट क्या बताता है हमें ये, कि जो स्कूल है ना वो एक एक्टिव और एक डायरेक्ट फॉर्मल एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। बिल्कुल, बच्चा बहुत एक्टिव है, बच्चा एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा डायरेक्टली टीचर्स से, बच्चों से, अदर अपने पीयर्स से, ठीक है, इन सब से डायरेक्टली वो कांटेक्ट में है। और फॉर्मल एजेंसी तो है ही, स्कूल एक फॉर्मल सेटिंग है किसका, समाजीकरण का भी और एजुकेशन देने का भी एक फॉर्मल एजेंसी स्कूल रहती है। अब स्कूल फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों तरीके से बच्चे को समाजीकरण के लिए ये क्या करता है, समाजीकरण के लिए बच्चे को ये जो है परिवेश देता है। क्या, जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट कैसे रहेगा बच्चे का, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हमारा आ जाएगा जो हमारा क्लासरूम है या फिर जो टीचर हमें पढ़ा रही है वो किस बेसिस पे पढ़ाती है, जो करिकुलम और जो टीचिंग मेथड जो डिसाइड कर दिए गए हैं, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेसेस जो हमारे करिकुलम के द्वारा डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड रहती है, या फिर वो टीचर के मतलब टीचर पे ये डिपेंड करता है कि वो कैसे टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको क्लासरूम में वो कैसे मतलब कैसे कंडक्ट कर रहा है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। मतलब जो करिकुलम के थ्रू उसको जो नॉलेज मिल रही है, या फिर जो टीचर जैसे उसको पढ़ा रहा है उस प्रोसेस के थ्रू उसको जो नॉलेज मिल रही है, वहां से उसका क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है, और एक फॉर्मल तरीके से हो रहा है समाजीकरण उसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट स्कूल कैसे प्रोवाइड करता है सोशलाइजेशन के लिए। जो भी इंटरपर्सनल जो बच्चे के रिलेशंस हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ, या फिर स्कूल में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उससे भी बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है उनके साथ, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल जो कॉन्टेक्स्ट है ऑफ सोशलाइजेशन में ये आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, कि टीचर का जो है, टीचर जो अध्यापक है उसका क्या रोल है सोशलाइजेशन में। अब जो टीचर है ना वो भी एक एक्टिव एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। क्यों, क्योंकि वो बच्चों के साथ रेगुलरली निरंतर जो है वो बच्चों के साथ क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहा होता है। वो बच्चों को नॉलेज यानी ज्ञान जो प्रदान करने का कार्य करता है, उनमें कुछ वैल्यूज इनकलकेट करने का काम करता है, नैतिक वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज जो हमारी है वो मोस्टली हमें जो हमारे टीचर सिखाने का काम करते हैं। वो एक आइडियल बिहेवियर बच्चे को शो करता है, ताकि बच्चा भी क्या करे, उसकी मॉडलिंग करे, यानी उसका अनुकरण करे, यानी उसकी इमिटेशन करके बच्चा भी वैसे ही बिहेव करे, ताकि वो समाज में एक सामाजिक प्राणी की तरह अच्छा एक सामाजिक ह्यूमन बीइंग वो एक बन सके। By constant interaction and an atmosphere of trust is created in the classroom। जो टीचर है ना वो एक ट्रस्ट का एटमोस्फेयर, एक ट्रस्ट का एटमोस्फेयर यहाँ पे जो टीचर है उसको क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकें, अपने एम्बिशंस को, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके डर हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक, उनको वो क्या कर सके, अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, किसके साथ, टीचर के साथ। और फिर कम्युनिकेट करने के बाद टीचर उनको क्या प्रदान कर दे, एक सोल्यूशन भी दे टीचर उनको। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्टेज पे जो टीचर है ना उसका बहुत ज्यादा जो अहम जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना जो स्कूल में जाना शुरू करते हैं वो अपने पेरेंट्स की बात कम मानते हैं, लेकिन अपने टीचर की बात बहुत ज्यादा मानेंगे। क्यों, क्योंकि टीचर का यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन जाता है किसके साथ, बच्चों के साथ।
नेक्स्ट जो स्टेज आती है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, ये इसका टाइम पीरियड रहेगा 11 से 19 साल। अब इस अवस्था में भाई टीचर का जो है वो रोल कम हो जाता है, पेरेंट्स का रोल कम हो जाता है सोशलाइजेशन में, और इस अवस्था में जो पीयर ग्रुप है यानी जो हमारा सहकर्मी समूह है या फिर जो हमारा फ्रेंड्स का या इनका सबका ग्रुप जो बन रहा है उसको हम पीयर ग्रुप बोलेंगे। तो इस ग्रुप का हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल रहेगा। क्या रोल रहेगा? पीयर ग्रुप में सबसे पहली बात तो वो लोग आते हैं जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं या फिर जो सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे यानी विकास की सेम जो अवस्था में यहाँ पे होते हैं, सेम लेवल की मेच्योरिटी होती है या फिर सेम जेंडर कह लो उनका होता है या फिर सेम इंटरेस्ट जिनके रहेंगे, वो सारे क्या होंगे इस पीयर ग्रुप में आ जाएंगे, वो सारे बच्चे या फिर वो सारे लोग हम कह सकते हैं। तो जो पीयर इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है उनमें, जैसे कि किस तरह से वो कपड़े पहनता है, किस तरह से वो उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उसकी हॉबीज क्या हैं, या फिर उसके कपड़े पहनने के तरीके और उसके बात करने का तरीका, किस तरह का म्यूजिक वो सुन रहा है, किस तरह के गेम्स या स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजें किससे इन्फ्लुएंस होती है, उसके पीयर ग्रुप से यहाँ पे प्रभावित होती है। ठीक है, अब ये जो स्टेज है भाई, यहाँ पे जो है प्यूबर्टी भी आनी स्टार्ट हो जाती है। दिस स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पे बच्चा सेक्सुअली भी क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है, अबाउट अवेयरनेस उसको आ जाती है ऑफ सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल रिलेशंस इन लाइफ। दैट मीन्स वो अपोजिट जेंडर की तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चे जो सेक्सुअलिटी की अवेयरनेस उनको हुई है तो इनके बारे में वो अपने पीयर्स से डिस्कस करते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए और भी कुछ डिस्कस करने के लिए। किसके साथ? अपने पीयर्स के साथ। ना तो वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, ना वो अपने टीचर्स के साथ ये चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज द जेंडर रोल ऑफ सोशलाइजेशन विच वाज इनिशिएटेड इन द फैमिली गेट्स मोर रीइंफोर्स्ड। अब देखो, जो जेंडर रोल्स थे उनका पता चल गया था बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में ही, लेकिन वहां पे उस जो बच्चा है उसने उनको इतना ज्यादा अपनाया नहीं था। ठीक है, लेकिन उसको पता था वहां पे। लेकिन इस स्टेज में जो जेंडर रोल्स है वो और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, और भी ज्यादा वो रीइंफोर्स्ड हो जाते हैं, मतलब और भी ज्यादा उसके माइंड में एक कह सकते हैं हम बहुत ज्यादा अच्छे से बैठ जाते हैं। फिर हम बातचीत कर लेते हैं किसके बारे में, नेबरहुड यानी जो हमारा आस पड़ोस है उसका क्या रोल रहता है बच्चे की सोशलाइजेशन में। अब नेबरहुड में जो सेम लोकेलिटी के लोग हैं वो काफी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कास्ट क्लास रिलीजन से आते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन वो फॉलो करते हैं। तो भाई यहाँ से भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। अगर एक अच्छा एक गुड नेबरहुड अगर होगा, एक अच्छा पड़ोस होगा, एक वोम एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट अगर वहां पे होगा तो बच्चे के अंदर भी ऐसी अच्छी वैल्यूज जो है इनकलकेट हो जाएंगी। लेकिन अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा परिवेश उसको मिल रहा है अपने पड़ोस से, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है लोग या फिर वॉयलेंट जो ग्रुप रहता है, मतलब वॉयलेंट ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज, मान लो अल्कोहलिज्म या फिर ड्रग वगैरह का यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और अगर बच्चा उनको देखता है तो उसके अंदर भी ऐसी जो अनसोशल या फिर एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो डेवलप हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसी जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्या, मास मीडिया यानी संचार माध्यम। अब इसका भी जो है बच्चे की सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में आज के परिवेश में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये जो जमाना है, ये डिजिटलाइजेशन का जो ये एरा चल रहा है पूरा, ठीक है, दौर चल रहा है, तो यहाँ पे सभी जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया हमें एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हम लोगों से बहुत जल्दी और बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से, बहुत ही डिफरेंट जो परिवेश से आते हैं उन लोगों से हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। अब इस चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, इस चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों तरह की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसकी रहती हैं। तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं कि जो मास मीडिया है ना वो एक व्हीकल होता है क्या करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। काफी मैसिव या काफी बड़े स्केल पे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है तो वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं, मास मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें बुक्स आ जाती हैं, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, मूवीज एंड सोशल मीडिया, जिसमें हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की जो एप्स आजकल आई हुई है वो सारी इसमें आ जाती हैं।
तो ये जो एप्स हैं या फिर ये जो सोशल साइट्स हैं, ये हमें एक नए वर्ल्ड से हमें इंट्रोड्यूस कराती है, एक नए वर्ल्ड में जो बच्चा है उसको एक्सपोज करती हैं ये। तो यहाँ पे जो अभी तक बच्चे का जो सोचने का दायरा था वो लिमिटेड था, ठीक है, लेकिन मास मीडिया के कांटेक्ट में आते ही उसका जो सोचने का दायरा है, क्योंकि उसको डिफरेंट आइडियाज यहाँ से मिल रहे हैं ना, डिफरेंट काफी डिफरेंट टाइप का उसको एक्सपोजर मिल रहा है हर चीज का। तो जो बच्चे का माइंड है ना वो एक्सपोज करता है काफी डिफरेंट परिवेश से, डिफरेंट कल्चर से, यहाँ पे उसको इंटरेक्ट करने को मिलता है। तो ये एजुकेट भी करता है जो मास मीडिया जो बच्चा है उसको भी, और लेटेस्ट न्यूज वगैरह, मतलब ये सारी चीजें ये पॉजिटिव रोल्स में आ जाएंगे इसके, है ना। ये सारी चीजें जो है मास मीडिया क्या करता है, बच्चे को प्रोवाइड करता है काफी ज्यादा। और डिस्टेंस आजकल एक बैरियर नहीं रहा है, किसके कारण, मास मीडिया के कारण, क्योंकि अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द वर्ल्ड हम जो है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए कैपेबल हैं थ्रू मास मीडिया। बट जो मास मीडिया है ना उसका एक नेगेटिव रोल भी हो सकता है बच्चे के समाजीकरण में। वो क्या कि इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। इंडिविजुअलिज्म यानी बच्चा है ना जो अपने फोन में या फिर अपने जो गैजेट है उसमें घुसा रहता है, वो लोगों से फॉर्मली लोगों से जो वो है इन पर्सन इंटरेक्ट करना बहुत ही कम कर देता है। इवन अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से भी उसकी इंटरेक्शन ना के बराबर हो जाती है। तो वहां पे बच्चा जो है वो इंडिविजुअलिज्म में मतलब एक तरह से वो मतलब अकेला रहना वहां पे वो पसंद करता है। तो ये चीज उसके सोशलाइजेशन को उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके फैमिली के साथ जो है क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये सारे आज हमने फैक्टर्स पढ़े क्या, कि जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है, उससे समाज का यानी फैमिली का, स्कूल का, फ्रेंड्स का और मास मीडिया का, जो रिलीजन वगैरह, इन सब का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।